राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें हमें विश्व के प्रमुख शासन प्रणालियाँ जो हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान की बात शुरू करें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान, जबकि आधुनिक समय में सभी देशों का हमें लिखित संविधान देखने को मिलता है, तो संविधान किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, यह क्यों जरूरी है। संविधान को साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी देश के शासन को संचालित करने वाले आधारभूत कानूनों का संग्रह, एक कलेक्शन ऑफ बेसिक लॉज दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो किसी भी देश के शासन को संचालित करने वाले कानूनों का एक संग्रह है, जिसमें संस्थाओं के बारे में एवं व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। उन कानूनों को हम संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश के शासन में सर्वोच्च कानून होता है, अर्थात ये पवित्र कानून होते हैं और सभी सरकारों का संचालन संविधान में उल्लेखित कानूनों के अनुसार ही किया जाता है। तो आज आधुनिक समय में सभी देशों का अपना एक संविधान है। तो हमें सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन का संविधान क्यों जरूरी है, क्या इसकी ऐसी विशिष्टताएं हैं जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन्हें जानना जरूरी होता है। ब्रिटेन के संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दुनिया में पहली बार काम में ली गई और बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने इन्हें अपनी शासन प्रणालियों में स्वीकार किया। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं संसदीय प्रणाली। ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान की देन मानी जाती है और दुनिया के दूसरे देशों द्वारा इस संस्थात्मक व्यवस्था को अपने यहाँ स्वीकार किया गया। तो जब तक हम ब्रिटेन के संविधान को विशेषताओं को नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। देखिए, ब्रिटेन के संविधान जो है एक विकास का परिणाम है। विकास का परिणाम, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात समय की प्रक्रिया में कई सारी चीज़ें समय समय पर इसमें जुड़ती रही और आज हम देख रहे हैं कि यह विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। संवैधानिक राजतंत्र आज हमें ब्रिटेन में दिखाई देता है, परंतु मूल रूप में यह एक निरंकुश राजतंत्र था और आज हम देख रहे हैं कि राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन एक संसदीय लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण है। तो ब्रिटेन के संविधान के सोर्सेज क्या हैं, अर्थात कौन कौन सी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान का निर्माण करती हैं, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान माना जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन होने के बावजूद भी ब्रिटेन में संविधान है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर ब्रिटेन के संविधान का निर्माण होता है। तो ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो रिटन सोर्सेज, लिखित स्रोत, और दूसरा है अनरिटन सोर्सेज, अलिखित स्रोत। लिखित स्रोतों में जो हमें लिखित रूप में दिखाई देते हैं उनमें हम बात करते हैं संवैधानिक समझौतों की। समय समय पर कई सारे समझौते हुए, उन समझौतों से ब्रिटिश शासन प्रणाली का स्वरूप का निर्धारण होता है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा एक्ट आया। इस मैग्ना कार्टा एक्ट में क्या तय किया गया, इस मैग्ना कार्टा समझौते में यह तय किया गया कि राजा की शक्तियां सीमित की गई, सामंतों एवं जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो यहाँ देख रहे हैं कि राजा का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट जो आया वो 1625 ईस्वी में हम देख रहे हैं अधिकार याचना पत्र, पिटीशन ऑफ राइट, अधिकार याचना पत्र। इस अधिकार याचना पत्र के माध्यम से जनता को कुछ नागरिक अधिकार, मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए और यह सिद्धांत स्वीकार किया गया, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक राजा द्वारा कोई भी नया कर नहीं लगाया जाएगा जब तक राजा जनता के प्रतिनिधियों से अपनी सहमति, उनके ऊपर सहमति ना मिले। और तीसरा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो है 1689 का, 1689 ईस्वी का अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना कर दी गई। संसदीय प्रजातंत्र अर्थात प्रजातंत्र हम बात करते हैं
शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है, तो जनता ने शक्ति अपनी किसको सौंप दी? संसद को सौंप दी। तो शक्तियों का केंद्र अब राजा के स्थान पर किसके हाथों में चला गया? संसद के हाथों में। तो ये किसके माध्यम से हुआ? ये 1689 के अधिकार पत्र के माध्यम से तय हो गया कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें संसद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस प्रकार पर देखिए संवैधानिक समझौते समय समय पर हुए। इन समझौतों के माध्यम से आज ब्रिटेन के संविधान को एक आकार प्राप्त हुआ, एक शेप मिला। इसके अलावा संसदीय कानून, समय समय पर ब्रिटिश की संसद द्वारा कई महत्वपूर्ण कानूनों का निर्धारण किया गया और ये महत्वपूर्ण कानून जो है ब्रिटेन के शासन को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिनमें हम प्रमुख तौर पर नाम ले सकते हैं। मताधिकार से संबंधित कानून है या संसदीय सुधार से संबंधित प्रमुख कानून है। संसदीय सुधारों में हम देखें 1911 में, 1948 में रिफॉर्म्स एक्ट बनाए गए, ताज के मंत्रियों से संबंधित कानून हैं। इसके अलावा हम देखें कि 1864 का, 1884 का, इसके अलावा अपन देखें 1928 का, 1948 का, ये कानून जो बनाए गए, इन कानूनों के माध्यम से तय किया गया कि संसद के दोनों सदनों के बीच संबंध कैसे होंगे, किसकी क्या स्थिति होगी। तो इस प्रकार समय समय पर संसद ने जो कानून बनाए, उन कानूनों ने ब्रिटेन शासन व्यवस्था का एक स्वरूप का निर्धारण किया। इसके अलावा हम देखें न्यायिक निर्णय जुडिशियल डिसीजंस, ब्रिटेन में न्यायालय द्वारा समय समय पर जो निर्णय दिए गए, वो निर्णय सरकार के लिए या शासन के अन्य अंगों के लिए एक नियंत्रणकारी भूमिका, अर्थात उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। तो समय समय पर जो ब्रिटेन के न्यायालयों के समक्ष जो विवाद आए, उन विवादों में भी सरकार की भूमिका को निर्धारित करने में, अर्थात संविधान को निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इसके अलावा संवैधानिक टीकाएं कि ब्रिटिश संविधान के जो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट्स जो थे, उन एक्सपर्ट्स ने अपने अनुभव के आधार पर ब्रिटिश संविधान के बारे में पुस्तकों का, टीकाओं का, कमेंट्रीज का लिखा। और उन कमेंट्रीज में हम नाम ले सकते हैं डाइसी का, AB डाइसी, जो ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी साहब, उस पुस्तक का नाम है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश संविधान के बारे में बताया। इसके अलावा जेनिंग्स की पुस्तक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, बेजॉर्ट की पुस्तक है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन संविधान विशेषज्ञों ने अपने अपने इन टीकाओं में विभिन्न ब्रिटेन संविधान की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान की। इसके अलावा अपन देखें कॉमन लॉज क्या होते हैं? कॉमन लॉज ऐसे कानून जो प्रथाओं पर, परंपराओं पर आधारित होते हैं, अर्थात लंबे समय से हमारे समाज में जो परंपराएं, प्रथाएं चल रही हैं, उन परंपराओं के आधार पर न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, अर्थात जब न्यायालय ऐसी प्रथाओं को अपने निर्णय का आधार स्वीकार कर लेते हैं, तो वो कानून क्या कहलाते हैं? कॉमन लॉज। इनको अगर हम सरल शब्दों में या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, न्यायालय द्वारा निर्मित कानून। तो ये कॉमन लॉज हैं, संवैधानिक टीकाएं हैं, न्यायिक निर्णय हैं, संसदीय कानून है, संवैधानिक समझौते हैं। इन सब ने मिलकर के ये लिखित स्रोत के रूप में इसका निर्माण कर रहे हैं ब्रिटेन के संविधान का। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा, ए मेजर पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन अनरिटन फॉर्म, अलिखित रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये अलिखित रूप किनसे मिलकर बना हुआ है? ये अलिखित रूप प्रथाओं से मिलकर बना हुआ है, कस्टम्स से मिलकर बना हुआ है, अभिसमय कन्वेंशन से मिलकर बना हुआ है। तो ये प्रथाएं अभिसमय क्या है? ये प्रथाएं अभिसमय बेसिकली हमारे यहाँ प्रचलित परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो किससे संबंधित है? शासन से संबंधित हैं। और इनका ब्रिटिश संविधान में इतना अधिक महत्व है कि प्रत्येक सरकारों द्वारा इनका शासन, इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ अभिसमयों का हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे राजा द्वारा वर्ष में एक बार संसद को बुलाया जाना, यह एक परंपरा बनी आ रही है और इस परंपरा का कोई भी राजा उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके अलावा हम देखें कि लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाना। या हम देखें एक परंपरा ये है कि जो भी नया कर लगाया जाएगा, वो नया कर संसद से पूछकर लगाया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन में एक स्वस्थ परंपरा ये है कि जो स्पीकर होता है, लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, वह अध्यक्ष दलगत राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में कोई भाग नहीं लेता। तो ये कुछ परंपराएं बनी हुई हैं, प्रत्येक सरकारें द्वारा इन परंपराओं का पालन किया जाता है। तो ब्रिटिश संविधान जो है वो सिद्धांत एवं व्यवहार का मिश्रण है। सिद्धांत मतलब जो लिखित रूप में चीजें हैं और ये अलिखित रूप में चीजें हैं। इसके अलावा कई सारी संस्थाएं बनी, तो आवश्यकताओं के अनुसार इन संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो ब्रिटिश संविधान दुनिया का एक अलिखित संविधान है,
अलिखित इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश संविधान में काफी बड़े अनुपात में, काफी बड़ी हिस्सेदारी में हमें क्या दिखाई देती हैं, प्रथाएं दिखाई देती हैं, परंपराएं दिखाई देती हैं, जिनको हम बोलते हैं अभिसमय। और इन अभिसमयों का ब्रिटेन के संविधान में इतना महत्व है कि एक विशेषज्ञ जेनिंग्स महोदय ने तो यहाँ तक कहा कि कानून रूपी सूखी हड्डियों पर जो मांस चढ़ाने का, अर्थात कानून को चलाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, अभिसमय। अगर ब्रिटेन के संविधान से हम अभिसमयों को बाहर निकाल दें तो संभव ही नहीं है कि व्यवहारिक तौर पर हम शासन को संचालन कर सके। इसके अलावा हम देखें कि ब्रिटिश संविधान विकास का जो परिणाम है, अर्थात 450 ईस्वी से निरंतर आज भी विकास करते हुए ब्रिटेन का संविधान हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, अर्थात राजा के पास सारी शक्तियां हुआ करती थी। निरंकुश राजतंत्र से हम देखें एक संवैधानिक राजतंत्र बना, और वो संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटेन में आज हमें संसदीय लोकतंत्र के रूप में दिखाई देता है। अर्थात नागरिक अधिकार दिखाई देते हैं, सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी दिखाई देती हैं, और ये सब विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो व्हाट आर द सैलाइड फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम एक एक करके ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो संविधान की है, ब्रिटेन के संविधान की, वो एक ये है कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एकमात्र कैसा संविधान है साहब, अलिखित संविधान। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की कोई लिखित प्रति ढूंढने जाए, देखने जाए, तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अर्थात ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी जिसे हम नाम दे सकें किसका, ब्रिटेन के संविधान का। तो ये अलिखित क्यों है, क्योंकि इसमें काफी बड़ी मात्रा में किसका भूमिका है, अभिसमयों की भूमिका है। और आधुनिक समय में जब सभी देशों में संविधान सभा बनी, उस संविधान सभाओं ने संविधान का निर्माण किया, पर ब्रिटेन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान सभा बनी हो और उसने एक निश्चित समय में संविधान का निर्माण किया हो। ऐसा ब्रिटेन में कभी नहीं हुआ। आवश्यकता के अनुसार ब्रिटिश नागरिकों ने, ब्रिटिश समाज ने, ब्रिटिश सरकारों ने अपने लिए कानूनों का, अपने लिए अभिसमयों का बड़ी शिद्दत के साथ पालन किया, और ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है प्राचीनतम संविधान, द मोस्ट ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात 450 ईस्वी में हमें शासन प्रणाली की विशेष व्यवस्थाएं यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, और 450 ईस्वी से लेकर के हम निरंतर आज देख रहे हैं 21वीं शताब्दी में ब्रिटिश संविधान में निरंतर विकास की प्रक्रिया जारी है। अर्थात बड़ा गतिशील संविधान है, मोबाइल कॉन्स्टिट्यूशन है, समय के साथ चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा तीसरी प्रमुख विशेषता के तौर पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान है। फ्लेक्सिबल संविधान हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए संविधानों को दो भागों में बांटते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। यह है वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं। इसका आधार क्या है, इसका आधार है संशोधन की प्रक्रिया। तो ब्रिटेन की संसद अपने साधारण बहुमत से किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने के लिए किसी विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान को आसानी से बदला जा सकता है। इसी कारण इसे हम किस प्रकार का संविधान रहे हैं, लचीला। सर्वाधिक लचीला संविधान दुनिया में अगर है तो वो किसका, ब्रिटेन संविधान का है। चौथी तो विशेषता अगर हम देखें ब्रिटेन की संविधान की, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, देखिए लोकतंत्र को लागू करने के लिए हमारे पास दो मॉडल है साहब, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदात्मक व्यवस्था। तो ये संसदात्मक व्यवस्था सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई, कहाँ काम में ली गई, ब्रिटेन में काम में ली गई। और ब्रिटेन की संसद के बारे में तो कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट दुनिया की सभी देशों की संसदों की जननी है, माँ है। अर्थात संसद नामक संस्था पहले ब्रिटेन में बनी, बाकी दुनिया के दूसरे देशों ने ब्रिटेन से इस संसदात्मक सिस्टम को स्वीकार किया और अपने यहाँ लागू किया। भारत भी एक उसका उदाहरण है। तो अपन देखें संसदात्मक व्यवस्था में साथ दो विशेषताएं होती है। ये दोनों विशेषताएं अगर हैं तो हम कह सकते हैं कि उस देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है। What are these two features that are essential for a parliamentary system? तो पहला तो ये है कि साहब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है साहब, नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। ये नाम मात्र की कार्यपालिका जो है ब्रिटेन में हमें जो दिखाई देती है वो कौन है साहब, द किंग, राजा, क्राउन जिसे हम बोल रहे हैं। और वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर हम देख रहे हैं ब्रिटेन में जो दिखाई देता है वो कौन है साहब, मंत्रिमंडल, कैबिनेट,
प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में क्या बनाई गई है, कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो राजा के पास शासन के सारे कार्य राजा के नाम से होते हैं, पर राजा के पास वास्तविक रूप में कोई शक्तियां नहीं है। शक्तियां वास्तविक रूप में किसके पास है, मंत्रिमंडल के पास। और मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही कौन काम करता है, सब राजा काम करता है। तो ये कार्यपालिका का जो अंतर है, ये इस कौन सी व्यवस्था की विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली की। दूसरा जो विशेषता है महत्वपूर्ण, कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में हमें घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में एक क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव किस प्रकार देखने को मिलता है कि मंत्रिमंडल जो है, इस मंत्रिमंडल के सदस्य किसके सदस्य होते हैं, सब संसद। जबकि संसद तो क्या है, व्यवस्थापिका, और मंत्रिमंडल क्या है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका के सदस्य किसके सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। मंत्रिमंडल का नियंत्रण किसके ऊपर होता है, संसद के ऊपर होता है। और इसके अलावा संसद अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसको अपने पद से हटा सकती है, मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकती है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इंटरलिंक है, एक दूसरे से इनके जुड़ाव है। और ये जुड़ाव हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी व्यवस्था में देखने को मिलता है, संसदीय शासन प्रणाली में। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एकात्मक शासन प्रणाली जो है, ये इस एकात्मक शासन प्रणाली में शासन की सारी शक्तियां जब एक केंद्र बिंदु पर निहित होती हैं, उस व्यवस्था को हम एकात्मक कहते हैं। इसका विपरीत रूप होता है संघात्मक, जिसमें शासन की शक्तियों का विभाजन उसकी इकाइयों के मत होता है। पर ब्रिटेन में तो हमें ये एकात्मक व्यवस्था है, अर्थात लंदन में बैठी हुई सरकार पूरे देश के ऊपर शासन का संचालन करती है। पर लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ये केंद्रीय सरकार इन स्थानीय सरकारों से, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, नगर निगम हैं या काउंटीज हैं, इनसे अपनी शक्तियां वापस ले सकती हैं। तो अंततः शक्तियां किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के पास। इस व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था बोल रहे हैं, एकात्मक व्यवस्था। ये एकात्मक व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिली, सबसे पहले ब्रिटेन में देखने को मिली। बाकी दुनिया के दूसरे देशों ने ब्रिटेन से इसको अपनाया। अगली विशेषता अगर हम देखें ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। किस प्रकार सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है साहब, कि साहब सिद्धांत रूप में हम देखें तो चीजें अलग दिखाई देती हैं, जबकि व्यवहारिक तौर पर वो चीजें अलग दिखाई दे रही हैं। कैसे दिखाई दे रही हैं, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो राजा का पद है, और जहां राजा का पद होता है तो वहां हम कहते हैं कि साहब वहां राजतंत्र है, मोनार्की सिस्टम है। बट राजा का पद नाम मात्र का है, वास्तविक रूप से शक्तियां जो हैं वो किसके हाथों में आ गई साहब, संसद के हाथों में। और जनता संसद के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, संसद जनता के प्रति निर्वाचित है। तो हम अगर व्यवहारिक तौर पर जाकर देखें तो ब्रिटेन में शासन की कौन सी प्रणाली दिखाई देगी, हमें संसदीय लोकतंत्र दिखाई देगी। इसके अलावा हमें दिखाई देता है कि साहब ब्रिटेन में तो अभी भी कुलीन तंत्र बाकी है, एरिस्टोक्रेसी। कैसे बाकी है कि संसद का एक सदन है साहब लॉर्ड सभा, ये लॉर्ड सभा में ब्रिटिश समाज के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं, जिनमें अभी भी आनुवंशिक आधार पर प्रतिनिधियों को चुना जाता है, ऐसी संस्था अभी भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कुलीन तंत्र है। पर देखिए सिद्धांत में तो ये दिखाई दे रहा है राजतंत्र कुलीन तंत्र, पर व्यवहार में पूरी तरह से प्योरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल रही है। और कई बार कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो शासन प्रणाली है वो वहां हम देख रहे हैं कि एक रिपब्लिक, राजा का पद जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, किसमें परिवर्तित हो चुका है, पूरी तरह से एक गणतंत्र में। क्योंकि राजा की एक भूमिका जो है वो एक रबर स्टैम्प की तरह है, सिर्फ उसको नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा हम देखें ब्रिटिश शासन प्रणाली में हमें दिखाई देता है द्विदलीय व्यवस्था, टू पार्टी सिस्टम। देखिए ब्रिटेन में पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है, और 6-7 पार्टी हमें पॉलिटिकल पार्टी हमें दिखाई देती हैं, परंतु मुख्य भूमिका जो है वो 2 दलों के बीच में ही है, प्रतिस्पर्धा जो रहती है, और इससे संस्थात्मक व्यवस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। ब्रिटेन में पार्टी अनुशासन की बात करें, पार्टी डिसिप्लिन की बात करें, सरकार के स्थायित्व की अगर हम बात करें, या हम देखें कि साहब जो दलों की सदन में भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका अगर हम देखें तो ये हमें एक आदर्श रूप में दिखाई देती है। तो ये जब ही संभव है जब 2 दल प्रधान हो राजनीति में। तो ब्रिटेन में 2 दल कौन कौन से प्रमुख तौर पर हमें दिखाई देते हैं, एक तो लेबर पार्टी दिखाई देती है साहब, श्रमिक दल दिखाई देता है, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल। तो इन दोनों दलों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है चुनावों में, और जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बन जाती है। तो इस प्रकार हम देखें द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है।
इसके अलावा अपन देखें ब्रिटेन के संविधान की एक ऐसी विशेषता है जो कि दुनिया के दूसरे देशों द्वारा भी अपनाई गई, और वो विशेषता है कौन सी सब? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन ब्रिटेन के एक बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ सर एवी डाइसी, इस नाम को आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, याद कर लें, डाइसी, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइसी ने कॉन्सेप्ट किसका दिया? रूल ऑफ लॉ का, विधि के शासन का। उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम भी याद कर लें, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में डाइसी महोदय इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन कर रहे हैं, और इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट की 3 विशेषताएं हैं। व्हाट आर दीज? कौन कौन सी है 3 विशेषताएं? एक तो साहब शासन का जो आधार होता है, उस शासन का आधार क्या होता है? कानून होता है। अर्थात शासन जो चलाया जाएगा वो किससे चलाया जाएगा? कानून से। शासक की इच्छा से कानून नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगी, अर्थात सरकार किससे चलेगी? कानून से चलेगी। दूसरी विशेषता होती है कानून सबके लिए कैसे होंगे साहब? समान। समान न्यायालय होंगे, समान कानून होंगे, अर्थात व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। कानून सबके लिए कानून समान होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जो न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाएंगे, वो न्यायालय द्वारा निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों के रूप में काम करेंगे, अर्थात उन न्यायालय के निर्णयों का सभी सरकारों द्वारा क्या किया जाएगा? पालन किया जाएगा। तो ये 3 विशेषताएं मिलकर के शासन का संचालन कानून द्वारा हो, सबके लिए एक जैसे कानून हो, एक जैसे न्यायालय हो, और न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किसका काम करते हैं? संवैधानिक सिद्धांतों का काम करते हैं। ये 3 विशेषताएं मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं? रूल ऑफ लॉ का। और ये रूल ऑफ लॉ अपने आइडियल फॉर्म में हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो बाकी दुनिया के दूसरे देशों ने इस रूल ऑफ लॉ को अपने यहाँ फॉलो किया, और आज भी हम देख रहे हैं कि ये शासन का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में भी हमने इसे अपनाया है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान में विशेषता दिखाई देती है, वो है सब अभिसमयों का महत्व। अभिसमयों का महत्व देखिए ना, दुनिया के सभी देशों के संविधान में एक काफी हिस्सा, बड़ा हिस्सा अनरिटन होता है, अलिखित होता है। वो अलिखित हिस्सा जो होता है वो सभी देशों के संविधान में पाया जाता है, पर जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में यह अलिखित हिस्सा हमें ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है, वो उस मात्रा में अलिखित प्रावधान हमें दुनिया के दूसरे देशों के संविधान में देखने को नहीं मिलते, और इसी कारण विशेषज्ञ ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। तो ये अभिसमय है क्या? अभिसमय शासन को संचालित करने वाली वो अलिखित परंपराएं हैं जो कि सरकार के संचालन को प्रभावित करती हैं। ये परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। अब आप लोग कहोगे कि साहब बिना लिखे शासन कानून कैसे माने जाते होंगे? तो बिना लिखे कैसे इनको लोग मानते होंगे? क्या बाध्यकारी होते हैं ये? हैं? तो देखिए साहब, इनकी बाध्यकारिता या इनके पालन के पीछे ब्रिटिश लोगों की जो राजनीतिक चेतना है वो महत्वपूर्ण है। अर्थात लोगों की राजनीतिक चेतना और वहाँ के जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका राजनीतिक विवेक इतना प्रबल है, प्रबुद्ध है कि वो इनके महत्व को समझते हैं। किनके महत्व को? अभिसमयों को, जो कैसे है? अलिखित है। तो इन अलिखित परंपराओं को प्रत्येक सरकार द्वारा पालन किया जाता है, और हम देख रहे हैं कि इनके आधार पर ब्रिटेन का संविधान जो है बड़ी आसानी से सरकारें काम करती हैं, बड़ा क्रियान्वयन बड़ी आसानी से होता है, और इनका महत्व आज भी बना हुआ है। जैसे मैंने कुछ अभी समय आपको उदाहरण दिए थे कि संसद का एक सत्र बुलाया जाएगा। अगर राजा इसका उल्लंघन करता है, मान लीजिए साल में एक बार भी संसद नहीं बुलाता, तो बजट कैसे पास होगा? बजट पास नहीं होगा तो सरकारें अपना खर्च कैसे करेंगी? राजा को पैसा कैसे मिलेगा? बजट कैसे मिलेगा? तो बजट साल में एक बार सदन बुलाना जरूरी है। लोक सदन का जो बहुमत प्राप्त दल है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये कुछ परंपराएं हैं, ये परंपराएं ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण है, और इसलिए इनका प्रत्येक पीढ़ी पालन कर रही है, लंबे समय से कर रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है अभिसमय के बारे में, और इसके ऊपर एक डिटेल चैप्टर हम आगे की वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जो नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई अंतर ना करे, नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट टाइप ऑफ स्टेट कॉल्ड सेक्युलर स्टेट। तो ब्रिटेन में भी ऐसा ही है कि नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाता। पर ब्रिटेन में एक परंपरा है, बाद में संसद ने कानून के माध्यम से तय कर दिया कि ब्रिटेन में अगर कोई राजा बनेगा तो राजा जो बनेगा वो कैथोलिक मत को मानने वाला नहीं होगा, अर्थात प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाला होगा। ये राजा के प्रति लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये परंपरा लोग पालन कर रहे हैं। बाकी वहाँ की सरकारों द्वारा नागरिकों को धर्म के आधार पर कोई
बंदिशें नहीं है, अर्थात सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतःकरण को अपने विश्वास के आधार पर अपने धार्मिक क्रियाकलाप आचरण कर सकता है और राज्य भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा आप देखें ब्रिटेन की संविधान की विशेषता कि ब्रिटेन के संविधान में नागरिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, देखिए साहब आधुनिक समय में सभी देशों के लिखित संविधान है और उन संविधानों में एक विशिष्ट भाग किसके ऊपर लिखा हुआ है, मूल अधिकारों के ऊपर। जैसे भारत के संविधान में हम देखें, संविधान में ही मूल अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया, पर ब्रिटेन के संविधान तो लिखा हुआ नहीं है, फिर वहां कहाँ लिखे होंगे मूल अधिकार? तो देखिए साहब ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार लिखित रूप में नहीं होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा आइडियल फॉर्म में वहां पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कि ब्रिटेन के न्यायालयों ने समय समय पर ऐसे निर्णय दिए या ये संवैधानिक समझौते हुए, या हम देखें कि वहां कुछ ऐसी अभी समय परंपराएं विकसित हुई जहां जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के नागरिकों को अच्छी मात्रा में नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, जमानत प्राप्त करने का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, तो ये अधिकार हैं सभी देशों में नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इस प्रकार हम देखें ब्रिटेन के संविधान में ये विशेषताएं जो हैं, ये विशेषताएं कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि ब्रिटेन को दुनिया के दूसरे देशों से अलग बनाती हैं और इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की कुछ देन है। कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टू द वर्ल्ड? तो हम देखें सबसे पहले सर संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से मिली हमें? ब्रिटेन से मिली। एकात्मक शासन प्रणाली ये हमें कहाँ से मिली? ब्रिटेन से मिली। हम देखें कि साहब ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से मिला? ब्रिटेन से मिला। हम देखें कि साहब ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात जो हम देखें वो कहाँ से मिली? हम देखें ब्रिटेन से मिली। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण देन जो ब्रिटेन की मानी जाती है वो ये है एक संसदीय लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना ब्रिटेन में रातों रात नहीं हो गई। अभी तो लंबे समय के बाद जो परिवर्तन आते रहे उनसे क्रमशः है ग्रेजुअली धीरे धीरे किसकी स्थापना हुई? डेमोक्रेसी की। और इसी डेमोक्रेसी को आधुनिक समय में हम देखें ब्रिटेन में सबसे पहले लाया गया और इस डेमोक्रेसी को दुनिया के दूसरे देशों ने अपने यहाँ लागू किया। तो ये कुछ देन हैं जिनके कारण ब्रिटेन के संविधान को हमें जानना जरूरी है, उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। अगले वीडियो में हम इस ब्रिटेन के संविधान की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जब लिखित संविधान है ही नहीं तो उसको संविधान क्यों मान रहे हैं आप, हैं? तो ये प्रश्न है, इसके ऊपर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने पर आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें लाल बटन दबा करके, और दूसरे विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपकी जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।